Hello students, welcome to my new video. In this video we will see the second lesson from history, colonization of India from trade to territory. You have to open your page number 14 while watching this video. There are some new words and their meanings. We have to understand the meaning of these words here. Okay, which is the first word? Charter. Charter means the grant of rights and privileges to a company or a group of people, always a written documents, and that is one written documents. ये जो चार्टर है ये एक written documents है और यहाँ पे कुछ राइट्स दिए हुए रहते थे कंपनी को या किसी भी लोगों के ग्रुप को, यानी ट्रेडिंग ग्रुप को कुछ राइट्स दिए हुए रहते थे बाय देयर नेशन, उनके कंट्री से. गॉट इट. कस्टम ड्यूटी. कस्टम ड्यूटी मीन्स टैक्स चार्ज ऑन द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स. और जो भी फॉरेन से गुड्स वहाँ पे आते थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, वो गुड्स पे कुछ टैक्स लगाया जाता था, उसे कहेंगे हम कस्टम ड्यूटी. एक्सपोर्ट. व्हाट इज मीन बाय एक्सपोर्ट? टू सेल गुड्स टू फॉरेन कंट्रीज मीन्स कुछ गुड्स अपने इंडिया के, अपने कंट्री के दूसरे अदर कंट्रीज को बेचना, फॉरेन कंट्रीज को बेचना, उसे बोलेंगे हम एक्सपोर्ट. ओके. एंड व्हाट इज मीन बाय इंपोर्ट? इंपोर्ट मीन्स टू बाय गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, यानी फॉरेन कंट्रीज से कुछ गुड्स अपने इंडिया में, अपने कंट्री में खरीदना, उसे बोलेंगे हम इंपोर्ट. Then mercantilism means a national economic policy. That is one national economic policy. ये एक policy है that seeks to create a profits, और ये profits सर्च करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड से profit, मुनाफा हो, by strict control of trade, so as to increase power of the nation. Then next word is here monopoly. 1 minute. Next word monopoly. Monopoly means complete control of trade. Then next word is here mufti. Mufti means jurist of Muslim community responsible for expounding the law that the qazi would administer. Then next word is here qazi. Qazi means judge. Then next sepoy. Last word is here sepoy. Sepoy means an Indian soldier serving in the British Army. British Army में जो भी इंडियन सोल्जर्स रहते थे उन्हें सिपॉय कहा जाता था. ओके. देन कम टू द लेसन. In 1707 the last powerful Mughal ruler औरंगजेब died, और 1707 में औरंगजेब की डेथ हो चुकी थी. After his death, many powerful Mughal governors, सूबेदार, governors को क्या बोलेंगे हम? सूबेदार, and जमींदार्स began asserting their authority. और औरंगजेब की डेथ होने के बाद, औरंगजेब के मरने के बाद वहाँ पे बहुत सारे ज़मींदार्स थे, सूबेदार्स थे, उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था. उन्होंने खुद के किंगडम्स वहाँ पे फॉर्म कर लिए थे, इस्टेब्लिश कर दिए थे. देयर emerged several powerful रीजनल किंगडम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. और बहुत सारे रीजनल किंगडम्स वहाँ पे emerged हो चुके थे आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब. ओके. द पावर ऑफ दिल्ली डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली and it no longer function as an effective center. and जो भी पावर थे दिल्ली के वो भी वहाँ पे डिक्लाइन होने जा रहे थे, हो रहे थे. ओके. अब ये जो भी फंक्शन होता था दिल्ली से, जो इफ़ेक्टिव सेंटर था, ये जो भी उनका सिग्निफिकेंस था, इम्पोर्टेंस था, ये अभी डिक्लाइन हो रहा था बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल किंगडम्स. ओके. जो भी स्मॉल किंगडम्स वहाँ पे इमर्ज हो रहे थे, उसकी वजह से जो दिल्ली सेंटर था उसका जो भी इम्पोर्टेंस था, जो भी पावर था, वो डिक्लाइन हो रहा था.
On the political horizon of India, a new power emerged by the second half of the 18th century. And in 18th century, there were one new power emerged. ओके एक न्यू पावर वहाँ पे emerged हुआ. और कौन सा था ये? विच वॉज दिस पावर? दे वर द ब्रिटिश. और ये कौन थे? ब्रिटिश थे. हु ओरिजिनली केम एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी. और वो शुरुआत में तो छोटी सी कंपनी लेके, ट्रेडिंग कंपनी लेके अपने इंडिया में आए थे. एंड ग्रेजुअली एक्वायर्ड पॉलिटिकल पावर. और धीरे धीरे उन्होंने अपने इंडिया पे कंट्रोल कर लिया था. ओके, गॉट इट? फर्स्ट पैरा. देन एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज. By the end of 16th century, European overseas trade with the East began to yield enormous profits. Groups of merchants were permitted by rulers of some European countries to start trading companies. और यहाँ पे कुछ ग्रुप्स थे मर्चेंट्स के, और उन्होंने अपने रूलर से परमिशन ली थी कुछ यूरोपियन कंट्रीज से, और उन्होंने ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट कर दी थी. ओके, दे एस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. और उन्होंने जो भी उनके जो ट्रेडिंग सेंटर्स थे अलग अलग एरिया में पूरे वर्ल्ड में एस्टेब्लिश किए थे. स्पेशली ऑन द कोस्ट. और स्पेशली कहाँ पे उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स एस्टेब्लिश किए थे? कोस्टल एरिया. यू नो कोस्ट, कोस्ट मीन्स किनारा, समुंदर किनारा. ओशन का जो भी किनारा रहता है उसे कोस्ट बोलेंगे हम. एंड ये जो भी ट्रेडिंग सेंटर्स थे ये कहाँ पे एस्टेब्लिश हुए थे? पूरे वर्ल्ड में, स्पेशली ऑन द coastal area. Okay, in coastal area. These centers were called factories because the officials of the companies were known as factors. और ये जो भी centers थे, ट्रेडिंग सेंटर्स, इन्हें क्या कहा जाता था? फैक्ट्रीज. क्योंकि वहाँ के जो भी ऑफिशियल्स थे उन्हें कंपनीज के जो भी ऑफिशियल्स थे उन्हें फैक्टर्स कहा जाता था. इसी की वजह से जो भी ट्रेडिंग सेंटर्स थे उन्हें फैक्ट्रीज कहा जाता था. गॉट इट? दिस कंपनीज वर गिवन मोनोपोली एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ट्रेड विद द ईस्ट. एंड व्हाट वाज दिस मोनोपोली? ये मोनोपोली क्या था? होल राइट्स, यानी पूरे अधिकार वहाँ पे, पूरे राइट्स वहाँ पे दे दिए जाते थे ट्रेड्स के. ओके, दिस इम्प्लाइड दैट नो अदर मर्चेंट कुड पार्टिसिपेट इन द ईस्टर्न ट्रेड. और ये मोनोपोली देने से कोई भी दूसरा मर्चेंट वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था इन ईस्टर्न ट्रेड. इन रिटर्न द रूलर रिसीव्ड अ शेयर ऑफ प्रॉफिट. और इसके बदले में जो भी रूलर्स वहाँ पे थे उन्हें जो भी प्रॉफिट होता था उसके शेयर दिए जाते थे. जो रूलर्स थे वो शेयर रिसीव करते थे. देन ईस्ट इंडिया कंपनी. ऑन 31 दिसंबर 1600. अब ये 31 दिसंबर 1600 को क्या हुआ? ये जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी, शी इशूड अ चार्टर ग्रांटिंग ईस्ट इंडिया कंपनी द मोनोपोली टू ट्रेड. एंड ये जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी, इन्होंने चार्टर इशू किया किसके लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए. एंड उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दे दी, पूरे राइट्स वहाँ पे दे दिए. किसके लिए? ट्रेड करने के लिए विद द ईस्ट फॉर 15 ईयर्स. और कितने सालों के लिए ये चार्टर था? ये राइट्स थे 15 ईयर्स. दिस meant that no other trading company in England could compete with the East India Company. और इसका मीनिंग क्या था? कि कोई भी दूसरी ट्रेडिंग कंपनी इंग्लैंड की उनके साथ
कॉम्पिटिटर नहीं थी, कोई भी कॉम्पीट नहीं कर सकता था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। इट वॉज अ प्राइवेट कंपनी रन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये प्राइवेट कंपनी थी। और कौन चलाता था, कौन चलाते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। The first trading depot, known as factory, was set up in Surat by the company in early 17th century. And जो first trading center था उसे फैक्ट्री कहा गया। इट वॉज सेट अप इन सूरत, और जो कंपनी थी उन्होंने अपना फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर सूरत में सेट किया व्हेन इन अर्ली 17th century. मुगल एम्पियर जहांगीर ग्रांटेड द परमिशन टू सेट अप फैक्ट्रीज इन हीज टेरिटरीज। और ये जो यहाँ पे मुग़ल एम्पियर जहांगीर थे अपने इंडिया में, उन्होंने फैक्ट्रीज सेट करने के लिए उन्हें परमिशन दे दी। द ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड फैक्ट्रीज एट 2 प्लेसेस। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज तो 2 प्लेसेस पे सेट की, सूरत गुजरात ऑन द वेस्ट कोस्ट एंड हुगली वेस्ट बंगाल इन ईस्ट। Okay, in due courses, many locations in Indian peninsula became the center of international trade in commodities like spices, cotton, raw silk, sugar, saltpeter. Saltpeter means soda, खाने का सोडा। Okay, and textiles. Textiles means कपड़ों का जो बिजनेस होता है, व्यापार, उन्हें हम बोलेंगे टेक्सटाइल। एंड इंडिगो, इंडिगो मीन्स दैट इज़ वन डाई कलर, ब्लू कलर। ओके, लाइक नील बोलते हैं हम उसे, कपड़ों को देने वाली जो नील रहती है उसे इंडिगो कहेंगे। ओके, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हमने इस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा कि ये कैसे आई, कहाँ पे उन्होंने अपने सेंटर्स फैक्ट्रीज सेट की, ये सभी हमने ईस्ट इंडिया कंपनी का पढ़ा। अभी हमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ना है। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप सेटलमेंट्स एट चंदन नगर, बंगाल। एंड ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये कहाँ पे सेट हुई, चंदन नगर, बंगाल, एंड माहे, केरला, Karaikal and Pondicherry on the eastern coast and Mauritius in the Indian Ocean in 1664. The French East India Company was largely a government-controlled business venture and depended on the French government for its funding. And ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये ज़्यादा से ज़्यादा कौन कंट्रोल कर रहा था, गवर्नमेंट। एंड किस पे डिपेंड थी ये, ऑन द फ्रेंच गवर्नमेंट। जो भी फंड मिलता था वो उन्हें फ्रेंच गवर्नमेंट से मिलता था। अ मेजर रोल इन द एक्सपेंशंस ऑफ फ्रेंच पावर इन इंडिया वॉज प्लेड बाय डुप्लिक्स, द फ्रेंच गवर्नर जनरल एट पौंडीचेरी। एंड यहाँ पे सबसे बड़ा रोल किसका था, फ्रेंच पावर एक्सपांड होने में अपने इंडिया में, डुप्लिक्स ये फ्रेंच गवर्नर जनरल थे पौंडीचेरी में। ओके, नाउ देयर इज़ वन वीडियो and I want to show this video to you. This video is related to our lesson and you have to watch it and enjoy it. From trade to territory, the company establishes power. Aurangzeb was the last of the powerful Mughal rulers. He established control over a very large part of the territory that is now known as India. After his death in 1707, many Mughal governors or subedars and big zamindars began asserting their authority and establishing regional kingdoms. As powerful regional kingdoms emerged in various parts of India, Delhi could no longer function as an effective center. By the second half of the 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon, the British. Did you know
that the British originally came as a small trading company and were reluctant to acquire territories? How then did they come to be masters of a vast empire? In this chapter, you will see how this came about. East India Company comes east. In the year 1600, the East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I, granting it the sole right to trade with the East. This meant that no other trading group in England could compete with the East India Company. With this charter, the company could venture across the oceans looking for new lands from which it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at higher prices. The company did not have to fear competition from other English trading companies. Mercantile trading companies in those days made profit primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear. Mercantile means a business enterprise that makes profit primarily through trade, buying goods cheap and selling them at higher prices. The Royal Charter, however, could not prevent other European powers from entering the eastern markets. By the time the first English ships sailed down the west coast of Africa, round the Cape of Good Hope, and crossed the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence in the western coast of India and had their base in Goa. In fact, it was Vasco da Gama, a Portuguese explorer, who had discovered the sea route to India in 1498. By the early 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities of trade in the Indian Ocean. Soon, the French traders arrived on the scene. The problem was that all the companies were interested in buying the same thing. The fine quality of cotton and silk produced in India had a big market in Europe. Pepper, cloves, cardamom, and cinnamon too were in great demand. Competition amongst the European companies inevitably pushed up the prices at which these goods could be purchased, and this reduced the profits that could be earned. The only way the trading companies could flourish was by eliminating rival competitors. The urge to secure markets therefore led to fierce battles between the trading companies. Through the 17th and 18th centuries, they regularly sank each other's ships, blockaded routes, and prevented rival ships from moving with supplies of goods. Trade was carried on with arms, and trading posts were protected through fortification. This effort to fortify settlements and carry on profitable trade also led to intense conflict with local rulers. The company, therefore, found it difficult to separate trade from politics. Let us see how this happened. East India Company begins trade in Bengal. The first English factory was set up on the banks of the river Hooghly in 1651. This was the base from which the company's traders, known at that time as factors, operated. The factory had a warehouse where goods for export were stored, and it had offices where company officials sat. As trade expanded, the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory. By 1696, it began building a fort around the settlement. 2 years later, it bribed Mughal officials into giving the company zamindari rights over 3 villages. One of these was Calicut, which later grew into the city of Calcutta or Kolkata as it is known today. It also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a farman granting the company the right to trade duty-free. A farman means a royal edict or a royal order.
the company tried continuously to press for more concessions and manipulate existing privileges. Aurangzeb's Farman, for instance, had granted only the company the right to trade duty-free. But officials of the company who were carrying on private trade on the side were expected to pay duty. This they refused to pay, causing an enormous loss of revenue for Bengal. How could the Nawab of Bengal, Murshid Quli Khan, not protest? And the meaning of this rivalry is here competition. Okay. एंड जो भी 17 और 18 सेंचुरी का जो पीरियड था वहाँ पे जो यूरोपियन कंट्रीज़ के जो भी रूलर्स थे उन्होंने ये जो पॉलिसी थी मर्केंटिलिज्म इसे सपोर्ट किया एंड इसीलिए जो यूरोपियन कंपनीज थी वो उन्हें जो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स थी वहाँ की वो सपोर्ट करती थी. द रॉयल चार्टर इशूड बाय क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट. और ये जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी इन्होंने जो रॉयल चार्टर वहाँ पे इशूड किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ये सिर्फ इंग्लैंड के कॉम्पिटिटर को ही रोक लगा सकता था और जो भी अदर यूरोपियन पावर्स थे उन्हें ये एंट्री करने से रोक नहीं सकता था ये जो चार्टर था. ओके. However, could not prevent other European powers from entering into trade with the Eastern world. और जो भी ट्रेड था वहाँ पे अदर यूरोपियन पावर्स को एंटर करने से ये चार्टर, ये जो एलिजाबेथ क्वीन का चार्टर था, ये रोक नहीं सकता था. ओके. By the time the English appeared, the Portuguese had already established their presence on the western coast of India. और इंडिया में वेस्टर्न कोस्ट में ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इनके पहले ही पोर्तुगीज़ आ चुके थे और उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स यहाँ पे एस्टैब्लिश किए थे. दे हैड देयर बेस एट गोवा. In fact, in 1498, a Portuguese explorer, Vasco da Gama, had discovered the sea route to India via Cape of Good Hope. And 1498 में ये जो पोर्तुगीज़ एक्सप्लोरर थे वास्को द गामा, इन्होंने इंडिया तक जो भी सी रूट था ये डिस्कवर्ड किया था. And by the early 17th century, the Dutch and the French traders also arrived on the scene. और 17th century के शुरुआत में ही यहाँ पे डच और फ्रेंच ट्रेडर्स आ चुके थे. ओके. फॉर ट्रेडिंग जो ट्रेडर्स थे डच, पोर्तुगीज़ एंड फ्रेंच, ये किसके लिए आए थे अपने इंडिया में? ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए. ओके. The presence of so many companies intensified competition and reduced the profits. और बहुत सारी कंपनीज अपने इंडिया में होने की वजह से अदर कंट्रीज़ की यहाँ पे जो कंपटीशन थी वो बढ़ चुकी थी एंड जो भी प्रॉफिट था वो कम हो चुका था कंपटीशन बढ़ने की वजह से. All of them wanted to buy goods at low prices in India and sell them at very high prices elsewhere, particularly in Europe. And जो भी कंपनीज थी वो सभी को अपने इंडिया से बहुत ही कम दामों में गुड्स खरीदने थे और बाहर जाके वो बहुत ही हाई प्राइसेस में वो उन्हें बेचने थे फॉर प्रॉफिट. इससे उनका प्रॉफिट होता था. द नीड टू सिक्योर मार्केट रिजल्टेड इन अग्रेसिव वॉर्स बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज. और यहाँ पे अब ये जो कंपटीशन स्टार्ट हो चुकी थी उसकी वजह से जो भी उन्हें सिक्योर मार्केट की ज़रूरत थी उसके लिए यहाँ पे अब वॉर शुरू हो चुकी थी. जो भी ट्रेडिंग कंपनीज थी उनके बीच में अब यहाँ पे वॉर शुरू हो चुकी थी. ड्यूरिंग दिस पीरियड ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विथ आर्म्स एंड राइवल कंट्रीज रेगुलरली सैंक ईच अदर शिप्स. और वो जो पीरियड था वहाँ पे जो ट्रेड थे वो अपने साथ आर्म्स रहते थे, आर्मी उनकी उनके साथ रहती थी एंड जो भी राइवल कंट्रीज थी, कॉम्पिटिटर कंट्रीज थी, वो एक दूसरे की जो भी शिप्स वहाँ पे आती थी वो
डुबोया करती थी। ओके, ब्लॉक्ड रोड्स, और वो एक दूसरे के रास्ते भी ब्लॉक कर देते थे। एंड प्रिवेंटेड राइवल शिप्स फ्रॉम मूविंग विथ सप्लाईज ऑफ गुड्स, और जो भी राइवल शिप्स थी, मीन्स दूसरे कंपनीज की शिप, कॉम्पिटिटर की शिप, उन्हें वो एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स सप्लाई करने के लिए रोक देती थी। And trading centers were protected through fortification and companies raised their own armies। और जो भी ट्रेडिंग सेंटर्स थे, अब यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए फोर्टिफिकेशन कर दिया था। फोर्टिफिकेशन मीन्स उन्होंने जो भी ट्रेडिंग सेंटर्स थे वहाँ पे ऊंची ऊंची वॉल्स बनाई होंगी, या वो जो भी कंस्ट्रक्शन था वो स्ट्रॉन्ग बनाया होगा। ओके, दैट इज़ कॉल्ड द फोर्टिफिकेशन। एंड जो भी कंपनीज थी उन्होंने अपनी आर्मी, खुद की आर्मी बढ़ा दी थी। इन कोर्स ऑफ टाइम द पोर्तुगीज एंड द डच वर ऑस्टेड फ्रॉम द इंडियन ट्रेड। अब कुछ ऐसी कंपटीशन, ऐसे वॉर होने की वजह से ये जो पोर्तुगीज थे और ये डच थे, अब ये इंडिया से निकल चुके थे। The English and the French started dominating the trade between India and the Europe। अब बाकी कौन रहे यहाँ पे जो बिजनेस कर रहे थे? इंग्लिश एंड द फ्रेंच। ओके, इनकी अब कंपटीशन यहाँ पे चालू हुई थी बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। नेक्स्ट टॉपिक इज हियर एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। Around the middle of 18th century, English and French trade interests clash, and that result in the three Anglo-French wars। एंड 18th सेंचुरी के बीच में यहाँ पे जो इंग्लिश और फ्रेंच ट्रेड थे, उनके एक दूसरे के साथ हमेशा क्लैशेस होते थे। ओके, एंड उसकी वजह से वहाँ पे 3 एंग्लो फ्रेंच वॉर्स हो चुकी थी। वॉर्स मीन्स लड़ाई। ओके, These are referred to as the Carnatic Wars। इन्हें क्या कहा जाता है? Carnatic Wars। 1744 से 1763 तक की थी ये। Since most of the battles were fought in the region within the present state of तमिलनाडु, और ज़्यादा से ज़्यादा वॉर्स कहाँ पे हुई? तमिलनाडु में। नेक्स्ट, on next page, page number 16, there are MCQs. We have to solve these MCQs. First MCQ, the East India Company was granted a monopoly in trade with the East by Queen Elizabeth I on when this charter granted monopoly granted here. There are 3 options: 31st December 1600, 31st June 1500 to February 1857. 31st December 1600. Okay, that is the answer. A option is. Then second, the Royal Charter was issued by, who issued this Royal Charter? There are again 3 options: Vasco da Gama, Queen Elizabeth I, and none of these. Second means B option is answer here, Queen Elizabeth I. Got it? Now next topic is here, British conquest of Bengal. The English East India Company was merely a trading body in the early 17th century। अब ये जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये 17th सेंचुरी के शुरुआत में यहाँ पे सिर्फ ट्रेड बिजनेस के लिए ही आई थी, ये ट्रेडिंग बॉडी ही थी। ओके, दे एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट ट्रेड सेटलमेंट एट हुगली अराउंड 1651। और उन्होंने अपना जो भी फर्स्ट ट्रेड सेटलमेंट था वो हुगली में सेटल किया था, सेट किया था, एस्टैब्लिश किया था व्हेन अराउंड 1651। द कंपनी ट्रेडर्स नोन एज अ फैक्टर्स, और जो कंपनी ट्रेडर्स थे उन्हें फैक्टर्स कहा जाता था, ऑपरेटेड फ्रॉम दिस प्लेस
The factory consisted of warehouses and offices as well as residential quarters. और ये जो भी फैक्ट्री थी इसमें क्या क्या था, वेयर हाउसेस मीन्स स्टोर रूम बोलेंगे हम, गोदाम उसे, ओके। जो भी गुड्स रहते हैं फैक्ट्रीज के वो स्टोर करने के लिए कुछ स्टोर हाउसेस बनाए जाते हैं, उसे बोलेंगे हम वेयर हाउस, ओके। एंड वहाँ पे ऑफिसेस थे और उसके साथ रेसिडेंशियल क्वार्टर्स भी थे फैक्ट्रीज में, ओके। द कंपनीज ट्रेड फ्लरिश, but when they violated trade rules, औरंगजेब declared a war and defeated them. और ये जो कंपनीज के जो भी ट्रेड थे ये फ्लरिश्ड हो चुके थे, डेवलप्ड हो रहे थे। फ्लरिश्ड मीन्स डेवलप्ड होना। बट जहाँ पे उन्होंने जो ट्रेड रूल्स वहाँ पे थे वो ब्रेक किए, तभी औरंगजेब ने वॉर डिक्लेयर कर दी और उन्हें वहाँ पे कंपनी को वहाँ पे हराया, ओके। डिफीट मीन्स हराना। लेटर द कंपनी persuaded Aurangzeb to grant them the right to carry on duty free trade in return for an annual payment. एंड उसके बाद जो कंपनी थी उन्होंने औरंगजेब को मनाया, परस्यूड मीन्स मनाना, उन्होंने औरंगजेब को मनाया। आफ्टर औरंगजेब्स डेथ द मुगल एम्पायर बिकेम वीक, और औरंगजेब के डेथ के बाद यहाँ पे जो मुगल एम्पायर था ये वीक हो चुका था। एंड द कंपनी इंटेंसिफाइड इट्स ऑपरेशंस इन बंगाल एंड इन 1717 they got the right to import and export goods without paying the customs duty from मुग़ल एम्पियर फारूक शाह। और ये जो मुग़ल एम्पियर फारूक शाह थे इन्होंने 1717 में कंपनी को पूरे राइट्स दिए थे। जो भी गुड्स वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया करते थे वो अब फ्री करने लगे, ओके। However, the company's employees misused this right and carried on illegal private trade for which they did not pay trade duties. और इसके बाद जो उन्हें राइट्स मिले थे उसका वहाँ पे जो कंपनीज के एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने वो अब यहाँ पे मिसयूज़ करने लगे उनके राइट्स के। उन्होंने जो भी प्राइवेट ट्रेड्स थे अब यहाँ पे वो लाए थे और उनकी जो भी ट्रेड ड्यूटीज़ थी वो भी वो पे नहीं कर रहे थे। दिस रिजल्टेड इन इनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल। और इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि जो भी रेवेन्यू था वो अब बंगाल को नहीं मिलने लगा और उसकी वजह से बंगाल का लॉस होने लगा। रेवेन्यू मीन्स टैक्स, ओके। Now today's topic is completed here. You have to read this lesson properly and find the new word, find the difficult word from this lesson and find the meaning of these words also from dictionary and write down in your notebook. Okay, have a good day.